ये जो क्लास होगा ये क्लास वर्ग 10 के लिए होगा और हम लोग इसमें सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और ये जो वीडियो होगा ये कौन सा पार्ट होगा, ये वीडियो का पार्ट 4 होगा। तो जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगाया जा चुका है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, परीक्षा में पूछ सकता है आपसे इसका क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, बताइए। आवर्त जो सारणी है इसमें कितने आवर्त हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7, बी में दिया है 9 और सी में दिया है 8 और ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें क्या दिया है 12। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, इसमें 7 आवर्त होते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आवर्त कितने हैं, इसमें 7 हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बताइए। जो प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन जो है किस तरीके से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, संयोजन क्रिया, बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपघटन और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन का संतुलन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसमें संतुलन बना रहता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है इससे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, नहीं इसमें लगा हुआ है। आप लोग जब भी एग्जाम में आएगा तो या तो इसके नीचे कलम चला लीजिएगा, नहीं तो इसको घेर लीजिएगा, नहीं तो इसमें गलती हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है लकड़ी, बी में दिया है गोबर गैस और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसमें दिया है नाभिकीय ऊर्जा और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें दिया है कोयला। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, गोबर गैस। यानी कि जो गोबर गैस है ये बायोगैस का उदाहरण नहीं है, स्रोत नहीं है। यानी कि यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा की प्राप्ति होती है, किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रतिवर्ती धारा और ऑप्शन नंबर जो है सी दिया इसमें दिया है दोनों धाराएं, यानी कि प्रतिवर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए जी यहाँ पर डायनेमो के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इससे कौन सी धारा प्राप्त होती है, यानी कि एसी प्राप्त होती है या डीसी धारा प्राप्त होती है। देखिए जो डायनेमो होता है इससे डीसी यानी कि एसी यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, प्राप्त की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो 4 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है किस तरीके के जल में रहता है। बताइए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है या गंदा जल में रहता है या खारा जल में रहता है या मृदु जल में रहता है। तो आप लोगों को पता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला या फैलाने वाला जो मच्छर रहता है ये कहाँ रहता है, गंदे पानी में ही रहता है। यानी कि यहाँ पर जो 5 नंबर इसका क्या हो जाएगा, 5 का आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 6। ये जितना भी क्वेश्चन है 10 क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत फ्यूज धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि जो विद्युत फ्यूज का जो धारा होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर में दिया है उष्मीय, बी नंबर में दिया है चुंबकीय और ऑप्शन नंबर सी में दिया है रासायनिक और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो 6 नंबर है इससे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो 6 नंबर है यानी कि विद्युत फ्यूज धारा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि जो यहाँ पर है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ेंगे हम लोग।
क्योंकि एग्जाम का भी अब समय बहुत कम ही है चाहे आप लोगों के पास में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, बताइए। जो हाइड्रा है उसमें प्रजनन जो है किस विधि से होता है, तो द्विखंडन विधि से, मुकुलन लैंगिक से, जनन से, या इनमें से सभी होता है। जो 7 नंबर है, देखिए जो हाइड्रा होता है उसमें जो है प्रजनन किस विधि से होता है, तो उसमें प्रजनन होता है द्विखंडन विधि से होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यहाँ पर देखिए कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर में दिया है नाइट्रोजन, बी में दिया है कार्बन, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है उसमें दिया है O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इनमें से दिया है सभी। जो 8 नंबर है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहे हैं कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को क्या करता है, रुधिर को अपोहन द्वारा अलग करता है। तो ये नाइट्रोजन जो होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो यानी कि जो 8 नंबर है उसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो 9 नंबर है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि, अच्छा देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक, ये क्या है अपवर्तनांक म्यू, ये क्या इसको बोलते हैं म्यू, का मान कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है साइन आर बटा में साइन आर, अच्छा साइन आर बटा में साइन आई, और ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसमें दिया है साइन आई बटा में साइन आर, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसमें साइन आई इंटू साइन आर, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसमें दिया है कि साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए आप लोगों को पता है कि अपवर्तनांक जो है तो होता है वो कितना होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा 9 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि स्पेक्ट्रम में, किसमें, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव जो है सबसे अधिक है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है लाल, बी में दिया है हरा, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसमें दिया है पीला, और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें दिया है बैगनी। तो देखिए यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 का लाल, यानी कि लाल देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि यहाँ पर जो 10 हो जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ध्यान से सुनिएगा, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस भाग में होता है। देखिए जड़ में होता है, या तना में होता है, पत्ता में होता है, या फूल में होता है। देखिए जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये सबसे तेज किस में होती है, पत्तों में होती है, यानी कि यहाँ पर जो 11 नंबर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही हो जाएगा, 11 का सी। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए शानदार जानदार क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है 2, बी में दिया है 8, और ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें दिया है 1, और ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया है 4। तो आप लोग ये चीज़ रट्टा मार कर याद कर लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो देखिए मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो देखिए 4 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि जो 12 नंबर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या किसका उपयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है कांच की झिल्ली, बी में दिया है अवतल लेंस, अच्छा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल लेंस, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें क्या दिया है प्रिज्म। तो देखिए जब भी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की बात कहेगा तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर एक ही चीज़ सही होता है और वो क्या है प्रिज्म। जो 13 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 13 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
बार बार पूछने वाला क्वेश्चन कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, बताइए जो चीनी है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि जो 14 नंबर है इसका ऑप्शन बताइए। देखिए ऑप्शन में दिया है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी में दिया है C6H12O6 और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है उसमें दिया है C12H22 और O11। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी दिया है CH3CHO। तो देखिए हमने चारों ऑप्शन पढ़ दिया। यहाँ पर बताइए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो समझ लीजिए कि जो चीनी होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 और H कितना होता है 11, यानी कि यहाँ पर 14 का कौन सा सही निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि सोडियम कार्बोनेट के, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंजल, अच्छा आरेनज का घोल मिलने पर घोल का रंग जो है परिवर्तन होकर या परिवर्तित, यहाँ पर क्या रहेगा, परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है पीला, बी में दिया है लाल और ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसमें क्या दिया है हरा और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें दिया है नीला। देखिए यहाँ पर जो 50 नंबर का बात कर रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका पीला है, यानी कि जो 15 है इसका कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर क्या पड़ता है तो वह भाग क्या होता है या होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ए में कार्निया, बी में दिया है रेटिना और सी में दिया है पुतली और जो ऑप्शन नंबर डी दिया इसमें क्या दिया है, आइरिस। तो देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, यानी कि जो 16 नंबर है यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि हमारे घरों में, किसके घरों में, हमारे घरों में जो विद्युत क्या होती है आपूर्ति की जाती है वह है, यानी कितने वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कि 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है या 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसमें कह रहा है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है और जो ऑप्शन नंबर डी दिया इसमें कह रहा है कि 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है। तो देखिए यहाँ पर जो 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 220 वोल्ट पर क्या होती है, प्रत्यवर्ती धारा होती है, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा, 17 का यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, देखिए कि कौन से अधातु, देखिए धातु के बारे में नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, किसके बारे में पूछ रहा है, अधातु के बारे में पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर ही। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ब्रोमीन, बी में दिया है पारा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ऑप्शन में दिया है तांबा और ऑप्शन में जो डी दिया इसमें क्या दिया है, एल्यूमिनियम। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो अधातु के बारे में पूछ रहा है और कमरे के ताप पर कैसा अवस्था में पाया जाना चाहिए, द्रव अवस्था में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, यानी कि जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि मानव में, ध्यान से सुनिएगा, मानव में डायलिसिस जो थैली है वो कैसी होती है, डायलिसिस थैली है। तो ऑप्शन में दिया है नेफ्रॉन, बी में दिया है न्यूरॉन और ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसमें दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है और ऑप्शन नंबर जो सी दिया, अच्छा सी तो हो गया, डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो 19 नंबर है, मानव में जो डायलिसिस की बात कर रहा है, तो ये जो होता है थैली किसकी होती है, नेफ्रॉन की बनी होती है, यानी कि जो 19 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि साग सब्जियों में किसको, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है
या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, या ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है उभयगामी अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से बताइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साग सब्जियों को किसको क्या होकर विघटित होकर कंपोस्ट बनाया जा रहा है, तो ये जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर है इसका क्या हो जाएगा, निकल कर यहाँ पर आ जाएगा 20 का बी, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि 20 का क्या हो गया बी नंबर। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला जो क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन हमने 20 पढ़ा, ठीक है। अब 21 देखिए 21 में क्या दिया है कि जो नेत्र यानी कि वैसा नेत्र जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है या देख नहीं सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। आज आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कभी दोबारा गलती ही नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वो निकट की वस्तुओं को क्या कर पाता है, साफ नहीं देख पाता है। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह उसके नेत्र में बताइए कौन सा दोष उसका होता है। तो देखिए जब भी व्यक्ति यहाँ पर निकट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि निकट का वो नहीं देख पाता है लेकिन वो दूर का देख पाता है, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है दूर परिस्थित वस्तु को देख पाता है, इसका मतलब उसको कौन सा दृष्टि दोष है, यहाँ पर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष है। देखिए ये एकदम सेम टू सेम क्या चलता है, उल्टा चलता है। जब यहाँ पर क्वेश्चन में कहेगा कि वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, अच्छा यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में पढ़ा रहा है उसको देखिए, हो सकता है आगे इस तरीके का सवाल और मिले। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन लगाया गया है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित, अभी बात हो ही रहा था इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पर आ भी गया कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। ध्यान से सुनिएगा, उस क्वेश्चन में कह रहा था कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा था, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दूर की वस्तु को क्या कर पाता है, साफ नहीं देख पाता है। तो वो कौन, तो उसके नेत्र में होता है, यानी कि वो किस दोष से पीड़ित होता है, बार बार अक्सर परीक्षा में पूछता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया है दूर, बी में दिया है निकट, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसमें दिया है जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया इसमें दिया है वर्धानता। तो देखिए यहाँ पर जो है हो जाएगा यानी कि 22। तो 22 का यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूर दृष्टि के बारे में पूछ रहा है कि दूर दृष्टि नहीं देख पाता है, इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष देख पाता है, दृष्टि निकट की वस्तुओं को देख पाता है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष का ही, यानी कि निकट दृष्टि दोष से ही वो क्या है पीड़ित है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है ये क्या 22 का हो जाएगा बी, और वहाँ पर यानी कि 21 नंबर जो क्वेश्चन था उसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ था, ए नंबर, यानी उसमें कौन सा था दूर दृष्टि दोष, और इसमें हो गया निकट दृष्टि दोष। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि पवन, ध्यान से सुनिएगा, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम यानी कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर में दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में दिया है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसमें दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डी नंबर दिया इसमें कितना दिया है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका कौन सा हो जाएगा, पवन की जो चाल कह रहा है कम से कम यानी कि मिनिमम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा बहेगा तभी उसे क्या है पवन चक्की, विद्युत जो है उत्पन्न हो पाएगा, यानी कि जो 23 नंबर क्वेश्चन उसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नहीं 24, ये 23 था 24। देखिए 24 में दिया है कि भोजन का पकना, ध्यान से सुनिएगा, भोजन का पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है उपचयन, बी में दिया है संयोजन, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसमें दिया है उपचयन, अपचयन, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया इसमें दिया क्या दिया है विस्थापन। देखिए जो 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उपचयन, यानी कि भोजन का पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि 24 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे बढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए बार बार पूछता है ये क्वेश्चन कि नरौरा, कौन सा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
ऑप्शन इसको पहले सुनिए। देखिए राजस्थान दिया है, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन में जो डी है इसमें क्या दिया है गुजरात। देखिए नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र की जब भी बात करेगा तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जो 25 है यहाँ पर क्या इसका निकल कर आ गया सी नंबर, यानी कि योगी जी के राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि निम्न में से कौन, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इस ऑप्शन में क्या दिया है, पहला नंबर में दिया है Mg, बी में दिया है Ca और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसमें दिया है Na और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसमें क्या दिया है K। देखिए सबसे अधिक क्या कह रहा है, अभिक्रियाशील धातु के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 26 नंबर है यहाँ पर हो जाएगा K, यानी कि 26 का क्या निकल कर आ गया डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अच्छा 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कई सालों से रिपीट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन को देखिए, संतरा, बी में दिया है टमाटर और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसमें दिया है सिरका और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इमली। यानी कि जो 27 है इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है और प्राकृतिक स्रोत भी बता रहा है, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, जो 27 नंबर है यहाँ पर हो जाएगा टमाटर। यानी कि 20C का क्या हो गया, 20C नहीं 27 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी नंबर। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि किस युक्ति में विभक्त वाले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, यानी कि किस युक्ति में विभक्त वाले दिक् परिवर्तन का क्या होता है, कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है विद्युत जनित। जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, जो लोग वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हैं उनको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात का गारंटी है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है विद्युत मोटर और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है उसमें क्या है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वोल्टमीटर। देखिए यहाँ पर जो 28 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 का हो जाएगा क्या बी नंबर, अच्छा सॉरी ए नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्युत जनित, यानी कि ए नंबर यहाँ पर क्या हुआ सही हुआ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं यहाँ पर कि रक्त का कौन सा यहाँ पर होगा, कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर, अच्छा अवरुद्ध करता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो आप लोग देखिएगा कि उसका जो ब्लड होता है, ब्लड वहाँ से क्या होता है बहने लगता है और उसके बाद वहाँ पर कुछ ही समय के बाद उस स्थान पर जहाँ चोट लगा रहता है वहाँ पर रक्त जो है थक्का बन जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है लाल रक्त कोशिकाएं। इसको हम लोग लाल रक्त कोशिकाएं को बोलते हैं RBC, और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं दिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं WBC। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है प्लेटलेट्स दिया है और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसमें क्या दिया है लसीका। देखिए यहाँ पर जो होता है प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर निकल कर आता है और वहीं पर उसी के कारण क्या होता है रक्त जो है थक्का बन जाता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो 29 नंबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लसीका जो है आंसर जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्लेटलेट्स जो हमने बताया ये क्या है गलत है। आगे देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 का लसीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि लेंस में, ध्यान से सुनिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है 2, बी में दिया है 1 और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसमें दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मुख्य फोकस होता है, लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसमें उसकी लेंस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर जो 30 है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ए नंबर।